हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। तो इसमें पहला प्रश्न इस टाइप का है, करागा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बारडोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया है? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? वंदे मातरम अखबार का संपादक किसने किया? तो इस टाइप के हम 25 प्रश्न लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आपके सामने करागा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, कर्नाटक में मनाया जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो इसके बारे में समझते हैं करागा उत्सव क्या होता है। करागा उत्सव एक प्रसिद्ध पारंपरिक पर्व है। यह उत्सव कर्नाटक राज्य विशेष रूप से बेंगलुरु में मनाया जाता है। यह पर्व द्रौपदी देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है और इसे रात के जुलूस के रूप में मनाया जाता है। करागा उत्सव बेंगलुरु की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। करागा उत्सव कहाँ का है? कर्नाटक राज्य में। कहां पर? बेंगलुरु में। ठीक है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। गरबा उत्सव में किस देवी की पूजा की जाती है? लक्ष्मी देवी, सरस्वती, दुर्गा देवी, पार्वती देवी। तो किसकी की जाती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। तो इसके बारे में समझते हैं। गरबा उत्सव मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। इस उत्सव में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। गरबा नृत्य देवी शक्ति के सम्मान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह उत्सव खास तौर पर गुजरात में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और निष्कर्ष क्या है यहाँ पर? जो गरबा उत्सव है, मां दुर्गा की पूजा की जाती है। कहां पर मनाया जाता है? गुजरात में। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की पूजा से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? काली पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। तो इसके बारे में समझते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की आराधना बहुत भव्य रूप से की जाती है। इस राज्य में दुर्गा पूजा के समय विशाल पंडाल, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह त्योहार बंगाल की पहचान और सांस्कृतिक गौरव माना जाता है। पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध देवी दुर्गा से जुड़ा हुआ त्योहार माना जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को शिक्षा देना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, पोषण आहार उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। मिशन मिशन इंद्रधनुष एक सरकारी स्वास्थ्य अभियान है। इसका मकसद उन बच्चों और महिलाओं तक टीके पहुंचाना है जो किसी कारण से टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। इससे बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? बच्चों, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। ठीक है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलो। ढोलू कुनिथा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कहां से है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से संबंधित है। ढोलू कुनिता एक जोश से भरा लोक नृत्य है। यह नृत्य कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसमें कलाकार बड़े ढोल को कमर पर बांधकर ताल के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य आमतौर पर धार्मिक उत्सवों और मेलों में प्रस्तुत किया जाता है। तो ढोलू कुनिता कहां से है? ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे अगला प्रश्न है, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डेवलपमेंट इन एक्टिव, फाइनेंशियल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डेवलपमेंट इनकम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसके बारे में समझते हैं। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका अर्थ है किसी विदेशी देश द्वारा भारत में सीधे निवेश करना। एफडीआई से देश में पूंजी, तकनीक और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलती है। निष्कर्ष क्या है? एफडीआई का फुल नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, बारडोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी जयंती कब मनती है? 31 जनवरी को मनाई जाती है। गुजरात के बारडोली क्षेत्र में किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगान के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संगठित और नेतृत्व किया। उनकी रणनीतिक और संघर्ष से सरकार को झुकाना पड़ा और इसी सफलता के कारण इन्हें सरदार कहा जाने लगा। निष्कर्ष क्या? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है या वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, एम वेंकैया नायडू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सीपी राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्य संविधान के अनुसार तय है। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का काम राज्यसभा की सभापति के रूप में संसद का संचालन करना,
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। इससे अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के समय वंदे मातरम अखबार का संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी। तो कौन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम अखबार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रकाशित हुआ। इस अखबार का संपादन विपिन चंद्र पाल ने किया। अखबार का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। वंदे मातरम किसने लिखा है? विपिन चंद्र पाल ने। इससे अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, रिचर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को वर्ष 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के सुधार के लिए की गई। गवर्नर जनरल का मुख्य काम था कंपनी के प्रशासन और वित्त का नियंत्रण करना। निष्कर्ष क्या? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बने थे। इससे अगला प्रश्न, आर्टिकल 253 का संबंध किससे है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अंतरराष्ट्रीय संधियों के लिए कानून बनाने। भारतीय संविधान का आर्टिकल 253 संसद को यह अधिकार देता है कि यदि भारत ने कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता किया है तो संसद उस संधि के अनुपालन में कानून बना सकती है। इसका मतलब है कि संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते के को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, चाहे वह विषय सूची में राज्य के अधिकार क्षेत्र में क्यों न आता हो। तो क्या आर्टिकल 253 किससे है संबंधित? संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। इससे अगला प्रश्न है, नीति आयोग को बनाने का उद्देश्य और इसका पुराना विकल्प कौन सा था? योजना आयोग, वित्त आयोग, शिक्षा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग। इसके बारे में समझते हैं। नीति आयोग को भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया। इसने पुराने योजना आयोग की जगह ली। नीति आयोग का काम है देश के विकास के लिए नई नीतियां बनाना, राज्य और केंद्र के बीच सहयोग और मार्गदर्शन करना। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली और अब भारत की विकास नीतियों को तैयार करता है। इससे अगला प्रश्न, भारत में संसद के सदस्यों का चुनाव कैसे और किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, सीधे जनता द्वारा और विधानसभा के निर्वाचकों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, केवल जनता द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सीधे जनता द्वारा और विधानसभा के निर्वाचकों द्वारा। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य को विधानसभा के निर्वाचक चुनते हैं। इस तरह संसद का चुनाव संविधान और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार होता है। इससे अगला प्रश्न है, रजीया सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक, मुगल साम्राज्य की रानी, राजस्थान की महारानी, अकबर की पत्नी। तो कौन थी? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। रजीया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी रहा। उन्होंने न्यायप्रिय और कुशल प्रशासन किया। रजिया ने पुरुषों के नेतृत्व वाली समाज में साबित किया कि महिलाएं भी राज्य चला सकती हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी और उनकी शासन शैली बहुत प्रभावशाली थी। आर्टिकल 164(1) का क्या अर्थ है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का अधिकार, न्यायपालिका नियंत्रण, राज्यसभा का चुनाव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 164(1) भारतीय संविधान के तहत हर राज्य में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री को पदभार सौंपते हैं। यह नियुक्ति राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन के नेता को दी जाती है। आर्टिकल 164(1) राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके कार्यों से संबंधित है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।